तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए 7QC टूल की, कि 7QC टूल का सीधा सीधा अर्थ है कलेक्टिंग द डाटा, एनालाइजिंग द डेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज एंड मेजरिंग द रिजल्ट। बाकी बढ़ने से पहले आप लोग जरा एक छोटा सा इस पे ध्यान दें। चारों शब्दों में कहीं पे मैंने ये बोला है कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? चारों शब्दों में अगर आपको लगता है यस तो वाई रेस्पॉन्स करेंगे चैट में, अगर आपको लगता है नो तो एन रेस्पॉन्स, एन लिखना है, सिंपल। क्या इन चारों शब्दों से लग रहा है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? एन। शुभम शर्मा जी का रेस्पॉन्स, ओके, वेरी फास्ट शुभम शर्मा जी। जे 7 प्राइम एन, ओके। सौरभ सर गुप्ता जी का रेस्पॉन्स वाई, ओके। विनय जी आप ना अपने एक बार विनय जी को संपर्क करा जाए, ये इनको दिक्कत हो रही है इसमें। मेजरिंग द रिजल्ट, ओके। वाई वाई सौरभ शर्मा जी, शुभम मौर्य वाई, ओके फाइन। देखिए सबसे पहली चीज, जब भी आप 7QC टूल का इस्तेमाल करेंगे आप केवल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे होंगे, ठीक है? तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले आपको समस्या को समझना जरूरी है, फिर उसके बाद उसका कारण जानना जरूरी है। जब आपने कारण जान लिया तो उसको एनालाइज करना जरूरी है। अब जब आपने एनालाइज कर लिया यानी कि आपने ये देखा कि हाँ ये कारण वैलिड है या नहीं है, तो उसको हम एनालाइज बोलते हैं। अगर आपके शब्दों में वो वैलिड है तो आप उससे संबंधित डाटा कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्टिंग द डेटा। फिर आप चेक करेंगे अच्छा अगर मैं इसको सही कर देता हूं तो क्या होगा, मेजरिंग द रिजल्ट। इन सारी बातों में मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो कभी भी अगर आप किसी को रेस्पॉन्स करते हैं 7QC टूल को लेकर, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि these tools are only related to numerical data of processing. Concerned person has to develop the solution and implement. आप ऑफिस में बैठ के आप शॉप फ्लोर पे गैम्बा वर्क करके इन चारों चीजों को हासिल कर सकते हो, ये चारों डाटा आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब मैं ये बोल दूं इतने वर्कआउट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये आंसर गलत है। ये केवल आपको बताएगा कि आप ये कर दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कंसर्न पर्सन हैज टू डेवलप द सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट। तो क्यूसी टूल्स हमें केवल डेटा देते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके रूट कॉज, उसको एनालाइज करना, ये सब चीजें, ओके। सर जिसने भी ये हैंड रेस किया है आप एक बार टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, आपका क्वेश्चन क्या है? ओलिव लाइट, आपने हैंड रेस किया है। ओके, तो शायद आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ऑप्शन शायद गलत टच कर दिया होगा, ओके। तो 7QC टूल का पता चल गया। 7QC टूल यानी कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल। अब ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल होते कौन कौन से? कॉज एंड इफेक्ट, फ्लो चार्ट, चेक शीट, पेरेटो एनालिसिस, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड कंट्रोल चार्ट। यहाँ पर बाकी कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। नॉर्मली आप लोग हम क्या करते हैं, जैसे 5S पढ़ते हो तो 5S में पांचों एस आपके फिक्स होते हैं कि आपका एक के बाद 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 ये आएगा। यहाँ पर ये नॉलेज बेस्ड है, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड है। आप किसी भी प्रॉब्लम को इन 7 टूलों में से एक टूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो या सातों टूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपकी क्षमता पे बात की जा रही है या आपके बौद्धिक स्तर पे कि आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा समझ में आता है। अमूमन तौर पर कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लोग पेरेटो एनालिसिस का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, उसके अलावा फ्लो चार्ट का यूज करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट का यूज करते हैं। चेकशीट के केस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चेकशीट में क्या है कि कंपनी एप्पल टू एप्पल वेरी करता है कि आप किस टाइप की कंपनी में काम करते हैं। अगर आप जैपनीज कंपनी में है तो फ्लो जो चेकशीट है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। मैं इसका अर्थ भी समझाऊंगा आपको, ठीक है? आप चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, और ध्यान रहे नॉर्मल कहीं पे भी आप जाएंगे तो सातों टूल ऊपर नीचे किसी भी क्रम में हो सकते हैं।
ये मैंने एक क्रम वो डिसाइड किया है जिसमें हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे टूल लगा के दिखाऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन सबको पढ़ने में आ रहा होगा, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको पढ़ना। क्लियर है? सबसे पहले टूल पे हम आज स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अमूमन तौर पे इसे लोगों ने फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसकी इन्वेंशन की बात करें कि किसने इनको खोजा था तो इट इज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर काओरू इशिकावा। इसलिए उनके सरनेम के बेस पर इनको इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप किसी कंपनी में गए तो वहां पे कोई सा इशिकावा डायग्राम बोल रहा है, कोई इसे फिशबोन डायग्राम बोल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉज एंड इफेक्ट, फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम तीनों एक ही डायग्राम है, ठीक है? ये तो रहा इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बात करते हैं पर्पस के लिए। तो a way to identify potential cause behind any problem and effect, whereas potential cause mean predictable cause, not a root cause. अब उन लोगों के लिए जो इस शब्दों में कहीं उलझ गए हैं उनके लिए इसका आंसर ये है कि देखिए एक तरीका है। पोटेंशियल कॉज का मतलब होता है संभावित कारण। यहां पर हम केवल एक संभावित कारणों की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये समस्या का कारण है। एक आंसर दे, एक एग्जांपल लीजिए, चलिए चैट में रेस्पॉन्स करना सारे मिलके एक साथ। मान लीजिए आपके घर में 1 किलो दूध आया और वो दूध जब आप 4 घंटे बाद देखते हो तो वो दूध फट गया। तो चैट में रेस्पॉन्स कीजिए क्या हो सकता है जिस वजह से वो दूध फटा। एक बार चैट में रेस्पॉन्स करें कि क्या हो सकता है जिस वजह से वो दूध फट गया। क्वालिटी सही नहीं थी J7 प्राइम, ओके। ओके सौरभ गुप्ता जी, बॉइलिंग पॉट में भी डर्टी, ओके, मतलब पतीला ही गंदा था इस वजह से भी दूध फट गया, ओके। कीप इन हाई टेम्परेचर एरिया, इंद्रजीत सर का रेस्पॉन्स, वेरी गुड। ओके उमन सिंह, ओके सर मेरी आवाज अभी आ रही होगी शायद आपको, लाउडली हो जाएंगे हम थोड़ा सा। ओके फाइन। तो काफी जल्दी लोगों ने रेस्पॉन्स किया, मिल्क पहले का था, ओके वेरी गुड। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज देखें तो जब आपने दूध फटने का एक एग्जाम्पल पकड़ा तो इन चारों इस एग्जाम्पल के अंदर काफी लोगों ने रेस्पॉन्स किया और आप सभी लोग आपस में एक दूसरे के रेस्पॉन्स देख भी पा रहे होंगे। लेकिन क्या इस रेस्पॉन्स में हमने सही वजह का पता लगा लिया कि रियलिटी में ये फटा क्यों था? हमने कोई ऐसी सही वजह हमें नहीं मिली। हम केवल एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था तब ये वजह रही थी दूध फटने की, तो हो सकता है इस बार यही वजह रही हो। तो हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। हमने कुछ संभावित कारण निकाले। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप सभी एक जीनियस लोगों ने कई अलग अलग लेवल पे आंसर दिए, जैसे दूध का फटना यानी कि दूध पुराना हो सकता है, आपने सीधे सीधे मटेरियल को रेस्पॉन्स ठहरा दिया। पतीला गंदा हो सकता है यानी कि आपने मशीन को रेस्पॉन्स ठहरा दिया। तेज आंच पर रखा हो सकता है, अगेन मशीन का पार्ट आपने पकड़ लिया। हो सकता है कि बंदा दूध उबालना भूल गया हो, मैन की गलती, हमें नहीं पता चली ये बात। तो रेस्पॉन्स विल बी मोर नॉलेजेबल, ओके। सो यहां पर आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि कभी भी अगर आप
कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने 4 या 6 पैरामीटर होते हैं। पहला मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इसे बोलते हैं लोग 4M के नाम से। अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोजर भी काफी अच्छा है, तो लोग फिर मेजरमेंट, मदर नेचर और एनवायरमेंट में भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप रस्टी पार्ट का, आप मेटल कंपनी में काम करते हो, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो मेटल से रिलेट है, तो हो सकता है, 1 मिनट J7 सर, मैं अभी अपनी आवाज को थोड़ा और सही कर लेता हूँ। अभी J7 सर को आवाज आ रही है हमारी? ठीक है सर, आप थोड़ा ना एक बाहर निकल के आराम से अच्छी जगह पकड़ लीजिए, मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत इशू हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में ना शीट मेटल का काम होता है और आपकी कंपनी साउथ में है, यानी कि यहाँ पर समुद्र है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्ट रस्ट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पकड़ ले। क्यों? क्योंकि वहां का पानी, समुद्र बगल में, तो एनवायरमेंट खारा रहेगा, जिस वजह से रस्ट लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट आप इन 6 पैरामीटर में से किसी पे भी बना सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जब आप 7M में चले जाते हैं और जहां पे हम पैसे को भी तवज्जो देने लगते हैं, यानी कि मनी पे बात करते हैं कि पैसा। नॉर्मल कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो मैनुअल हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं पैसा ही कम है, जिस वजह से हम ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका एक छोटा सा व्यू लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट दिखता कैसा है। अभी आपके सामने एक छोटा सा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मैंने बना रखा है ड्रॉ करके, जहां पर आप देख सकते हो, अगर इसको संरचना दिया तो इफेक्ट को अगर आप मछली का सिर समझ लें तो बाकी चीजें ऐसा लगेगा कि मछली के कंकाल की बात हो रही है, तो इसलिए इसे फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। अब इस फिशबोन डायग्राम में देखने वाली चीज ये है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये सारे क्या है, प्राथमिक कारण है, यानी कि पहले हम इन्हीं पे ही बात करेंगे कि हो सकता है इंसान की गलती हो, मशीन की गलती हो, मटेरियल की हो, मेथड की हो। पर अब इसके बाद तो हम इसके अंदर भी घुस जाएंगे अब कि मैन की गलती है, तो मैन की गलती क्यों है? सेकेंडरी कारण हो सकता है वो भूल गया था, ये हुआ सेकेंडरी फॉल्ट। अगर हम बात करें मैन क्यों भूल गया था, तो इसका टेरिटरी कारण क्या हो सकता है उसको पता ही ना हो। और अंदर घुसते हैं, उसको पता क्यों नहीं था, हो सकता है उसको ये बता ही ना गया हो, उसकी ट्रेनिंग ना हुई हो। और अंदर जाएंगे तो और क्या होगा, हो सकता है ट्रेनिंग में ये पॉइंट कभी कवर ही ना होता हो। तो अगर आप इस सारे डिस्कशन में ध्यान दें तो आप फोकस करेंगे कि मैंने अभी तक इंसान पे कोई गलती रखी नहीं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं कि वो इंसान को पकड़ लेते हैं, कि इंसान का फॉल्ट दिखा देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी इंसान की गलती नहीं हो सकती है, फॉल्ट हमेशा सिस्टम का होता है। भले वो सिस्टम आपकी कंपनी में मैनुअल चल रहा हो, लेकिन फॉल्ट हमेशा सिस्टम का होता है। अगर आप मैन की गलती दिखाते हैं तो ध्यान रहे, मैन जिम्मेदार है केवल और केवल अपनी मशीन के लिए, उसके हरे बटन के लिए। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वो उस हरे बटन को भी छोड़कर अपनी जान पहले बचाएगा। तो आप सिस्टम पर चलें, मैन डिपेंडेंसी पे नहीं। ठीक है, तो सिस्टम का फॉल्ट क्या निकला मैन के भूलने पर, कि हो सकता है जिस ट्रेनिंग में मैं था उस ट्रेनिंग में ये पॉइंट कभी था ही नहीं कि दूध फटने का कारण ये भी हो सकता था। ठीक है, इसी के आधार पर वैसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही थी इतनी देर से क्या? अब आ रही है? पहले आ रही थी, नहीं आ रही थी? ओके, तो आपके सामने अभी एक एग्जांपल हमने क्रिएट किया ब्रेनस्टॉर्मिंग फिशबोन डायग्राम को लेकर। तो आपको इस पर चेक करना है। आप मान लीजिए आपके लिए शीट मेटल है, शीट मेटल ब्रश लग रही है, तो आप अपने लिए निकालेंगे। तो एक छोटा सा रिव्यू मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करा जब मुझे करना था फिशबोन डायग्राम। देखिए, एक एक करके एक एक लेयर को छीलते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहले मैंने मैन पे बात करी।
ठीक है। मैंने बोला जी हमारे कंपनी में ना बड़ा सिंपल हो जाता है कह देना कि भैया देखो हमारा आदमी ना अनट्रेंड था, जिस वजह से ये गलती हुई। तो हमने सीधे सीधे इंसान पे जिम्मेदारी डाल दी कि भैया इंसान ही आपने अनट्रेंड लगाया है तो गलती तो होगी। ओके, सही है। पर इसका वाई वाई तो करो, अगला कारण क्या हो सकता है कि बंदा अनट्रेंड क्यों था? क्योंकि फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी उसको ट्रेंड करने के लिए। और अंदर जाओ, फैकल्टी अवेलेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने तब प्लान करा बैच को, इंडक्शन को, जब वहां पे फैकल्टी या ट्रेनर छुट्टी पे था। तो आपका सिस्टम फेलियर हो गया। आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए थी, या तो ट्रेनर को छुट्टी पे जाने से पहले रोकते, बताते उसको, या उसकी छुट्टी के बाद प्लान करते। तो ये भी एक वजह रही बंदे के अनट्रेंड होने की। और कई बार आप नोटिस भी करोगे, कई बार आपके साथ ज्वाइन हुए बंदों को वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती जो आपको मिली है, या आपको वो नहीं मिल पाती जो उन्हें मिली है। तो सिस्टम स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक और कारण लोग हमेशा बोल देते हैं, आपकी मैन पावर स्किल्ड नहीं है दोस्त, इसलिए ये डिफेक्ट आया। ओके, हम मान लेते हैं। तो क्या आपने अलोकेशन ऑफ मैन पावर को कहीं डिफाइन कर रखा है कि किस काम में कितने लेवल का बंदा लगाएंगे? आपके पास है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट? या फिर आप एक आसान भाषा में कि आप आज भी उसी सिद्धांत पर चलने के, चेहरा देखकर टीका करना है आपको? बंदा थोड़ा अच्छा लुक है, बढ़िया है, इसे क्वालिटी में डाल दिया। शक्ल से थोड़ा दिख रहा है कि सरसों का तेल वगैरह सिर पर लगा रखा है, बाल चिपके हुए हैं, इसे डाल दो उठा के लोडिंग वाले प्रोसेस में। क्या ऐसा लगा रहे हो? अगर ऐसा लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली दोस्तों। और अगर आप उसके हिस्सा हो तो आप भी ज्यादा टाइम तक करियर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम आप फेल ही होने हो। मेथड पे आ जाइए। मेथड में एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिखाया है मैंने इसमें कि ऑयल एप्लीकेशन, क्या पता अगर आप शीट मेटल कंपनी से, तो ऑयल एप्लीकेशन केवल ऊपर ऊपर की लेयर पे हो रहा है, एक ही साइड लगा रहे हैं, एक साइड नहीं लगा रहे हैं। तो बंदा ऐसा क्यों करेगा? जिस डॉक्यूमेंट को वो पढ़ रहा है हो सकता है उसकी गलती हो। तो क्या कभी आपने अपनी एसओपी को चेक करा कि ऑयल एप्लीकेशन अगर गलत हो रहा है तो आपने वो पॉइंट कहीं अपने कवर कर रखा हो मैनेजमेंट के पार्ट में? अगर हाँ, तो फिर आप बंदे को समझा सकते हैं। अगर नहीं, तो पहले अपने सिस्टम को तो करेक्ट करो। ऐसी मटेरियल हो सकता है मैन भी सही, मेथड भी सही, पर पीछे से दोस्तों मटेरियल वालों ने गेम खेल दिया। कॉस्ट सेविंग के नाम पे हल्की विस्कोसिटी का लाके ऑयल रख दिया। अब इस ऑयल को चेक कौन कर रहा है? अगर आपने ऑपरेटर को कभी ट्रेनिंग दी होती कि किस ग्रेड का ऑयल हमें यूज करना है, तो मटेरियल भी आपका सही होता। पता चला ऊपर ऊपर से गेम खेला गया, कॉस्ट सेविंग करी गई, हल्की विस्कोसिटी का ऑयल लगा दिया। अब बंदा ऑयल भी लगा रहा है, प्रोसेस भी बोला, लेकिन क्या, प्रोडक्ट प्लांट से बाहर जाने से पहले रस्ट खा गया। लो विस्कोसिटी ऑयल, और मशीन में लैक ऑफ ऑटोमेशन। ओके, तो ये एक कंप्लीट व्यू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। आप चाहो तो अपने एंड पे भी बना सकते हो। कोशिश ये करनी है कि आप हर कारण का, प्राइमरी कॉस्ट के अंदर आप जो भी कारण दोगे उस हर कारण को इतना लेयर में कन्वर्ट कर दो कि आपको एंड में सिस्टम का फॉल्ट निकल निकल के आ जाए। अगर आप अंत तक मैन के फॉल्ट पे फंसे हुए हो, तो दोस्त आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए या तो दो चार लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ध्यान रहे, ये काम अकेले का नहीं है, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी। आप अपने दो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, सबको लेकर साथ में बैठ जाओ, एक प्रॉब्लम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और बनाने की कोशिश करो इसको। और ध्यान रहे, इसमें जो बंदा गलती करता है वो एक छोटी सी गलती है कि इसके अंदर ना हम वाई वाई एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके का। जो वाई वाई एनालिसिस है, क्यों क्यों क्यों, हम वही कर रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, क्यों के कारण में क्यों को ही पहले ही प्रॉब्लम रख लेते हैं। मान लीजिए रस्ट ऑन रोटर, तो वाई रस्ट ऑन रोटर, तो वाई रस्ट ऑन रोटर कभी भी पहला कारण नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मैन की गलती में रस्ट ऑन रोटर आप पहला कारण नहीं दिखा सकते हो। आपको वो वजह देनी है जो रियलिटी में इससे लिंक करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। थम्स अप अगर समझ में आ गया हो सबको, एक थम्स अप। ओके, कौशल गुप्ता जी का क्वेश्चन, सर इसमें 6 कैसे वर्क करेगा? ओके, वेरी वेल। इसको सर नोट कर लेते हैं, ठीक है? मैंने नोट कर लिया, आप भी कोई नोट कर लीजिए इसको, तो हम इसको मीटिंग के बाद क्वेश्चन को रेस करेंगे और इसको तब आपको समझाएंगे, ठीक है? ओके कौशल जी, थम्स अप अगर अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो तो थम्स अप कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
शिवम मौर्य जी रेस हैंड। मौर्य जी एक बार क्विक चैट में रेस्पॉन्स करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसका दो ही अर्थ समझ सकते हैं हम और आप। पहला, या तो ट्रेनिंग आज इतनी सुपर है कि आज आप फूक मार के ना कई मुसीबतों को 7 क्यूसी से हल कर देंगे। और दूसरा, कि आपके ऊपर से जा रहा है सब कुछ। उम्मीद करता हूँ पहला ही वाला हो। दूसरा वाला है तो हमारा और आपका जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जूम ऐप है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है तो रेस्पॉन्स भी पूरा बराबर एकदम फुल टू दबा के यार थम्स अप कर दो, कोई इशू नहीं है इसमें। कोई तिहाड़ में नहीं भेजूंगा अगर गलत थम्स अप भी कर दोगे तो, ध्यान रहे ना। कोई जेल नहीं होनी है। बी फ्री, बी कंफर्टेबल, रेस्पॉन्स क्विक। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूविंग नेक्स्ट, बेनिफिट्स। भाई इंसान ना लालची है, बिना फायदे के काम नहीं कर सकते हम। तो एक छोटा सा लालच आप लोगों के लिए भी। अगर आप 7 क्यूसी टूल का ये टूल इस्तेमाल करते तो सबसे बड़ी बात, आप हम आप हमेशा हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे साइज में तोड़कर उसका रूट कॉज ढूंढ सकते हैं। जरा इमेजिन करो, आपने आज तक अपनी लाइन के किसी एक प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझा है? और अगर आपको लगता है समझा है तो उसको ना पेपर पेपर पेन से लिख लिख के देखना स्टेप बाय स्टेप। और फिर अगले दिन कंपनी में जाकर उन स्टेप को फॉलो करना। आप देख पाओगे कि आपने कुछ भूला है, और पता है वो क्या है? वो है सिंपल चेक पॉइंट्स। कि एक स्टेप के बाद चेक क्या करना था दोस्त, इसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने आपको कहा ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है, ठीक है। और आपका एक रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्डअप हो सकता है, नो डाउट, अगर आप 3 4 दोस्त एक अच्छा डिस्कशन करोगे। रूट कॉज इज इक्वल टू सॉल्विंग। ओके, कौशल जी आज लग रहा है फुल लर्निंग मूड में आए हैं। कौशल जी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कौशल जी एंड तक आप टिके रहें। आपका नेटवर्क कहीं जाना नहीं चाहिए। मुझे आपके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और हम इस पर रेस्पॉन्स जरूर करने वाले। ठीक है कौशल जी, इसको नोट करेंगे। थैंक यू कौशल जी, थैंक यू। समय के अभाव को समझते हो आपने बहुत जल्दी समझ लिया। थैंक यू कौशल जी। ओके, मूविंग नेक्स्ट। पर्पस। पर्पस क्या है? एक तो होता है आप पेज पे लिख के ले जाओ कि ये सर ये समस्या ये कारण है। तो उसमें आपका क्या है? सा, है, ही, तथा, और, एवं, स्वयं, इतने सारे हिंदी के वर्ड्स। बंदा फोकस ही नहीं कर सकता कि उसे पढ़ना क्या है। और यहाँ क्या है? स्केचमेटिक व्यू दोस्त। पॉइंट टू पॉइंट बात। अनट्रेन्ड मैन पावर। अब ये थोड़ी लिखेंगे श्याम अनट्रेन्ड था इसलिए उससे गलती हुई, हमने ये कहीं नहीं लिखा। हमने लिखा अनट्रेन्ड मैन पावर। पॉइंट टू पॉइंट वाली बात, बंदा तुरंत समझ लेगा। इसलिए स्केचमेटिक व्यू। इसलिए जापानीज आज आगे हैं क्योंकि टाइम को बड़ा जल्दी समझ लिया। निबंध लिखने से अच्छा है बुलेट पॉइंट्स लिख दो, बड़ा बेनिफिट होता है। आप ट्राई करके देखो। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट्स। ओके, अगला है फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट क्या है? तो जरा आप लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेना इस ट्रेनिंग के बाद। चाहो तो अभी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताऊंगा। एक पेपर और पेंसिल पे अगर लिख के बैठा दो मुझे कोई कि सर दूध उबालने के ना ये स्टेप होते हैं। आप सिंपल एक पेपर पेंसिल से लिख के बताओ कि दूध उबालने के स्टेप होते हैं। क्या है ना, अपन, हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है। इंसान का किचन और खाना उसके जीवन के पैदाइशी साथ चलता आ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग ना बड़ी क्लियर हो जाती है। और इंडस्ट्री का कोई टॉपिक उठा लीजिए, वो खाने से रिलेटेड है, खाने पे ही खत्म है। ठीक है, तो बुद्धि और पेट एक साथ काम करेंगे ना तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और नाइस कॉकटेल, और आपको मजा पूरा आएगा, हैंगओवर होने नहीं दूंगा। ठीक है, ध्यान रहे नो रिपीट टेलीकास्ट। तो फ्लो चार्ट की हम बात कर रहे हैं। आपके सामने एक पेपर पे ना दोस्त 2 पेज का एक फ्लो चार्ट लिखा है कि अगर आपकी मम्मी घर पे नहीं है तो खाना ऐसा बनाना है। अब आप एक एक करके बड़े प्यार से एक एक लाइन पढ़ रहे हो, अच्छा ये कर लिया टिक, अच्छा ये कर लिया टिक। पर पता है दिक्कत कहाँ है? इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर ये नहीं पता चला कि कम वक्त शुरू कहाँ हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है। ये भी नहीं पता चला कि साला डिसीजन दे किधर रहे हैं हम। ये तो पता चल गया कि कुकर में दाल रख के पानी डाल के नमक डाल के हल्दी डाल के गैस पर चढ़ा देना है। चेक पॉइंट्स कहीं लिखा था?
कि कुकर अगर ढक्कन सही नहीं बैठा तो हवा लीक करेगी, गैस नहीं बन पाएगी, सीटी नहीं आएगी। तो क्या है ना, पढ़ना पड़ रहा है दोस्त। इस पढ़ने को ही हम खत्म कर देते हैं इस चित्रों से। जल्दी से इसका क्विक स्नैपशॉट ले लीजिए, ध्यान रहे नो रिपीट टेलीकास्ट, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, क्योंकि अगला जो फ्लो चार्ट है उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका सिंबल समझ लें, फिर आराम से फ्लो चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला वाला चित्र है जहां मेरा इस वक्त माउस का कर्सर आ रखा हुआ, स्टार्ट ऑब्लिक एंड। जहां भी ये शेप दिखे तो समझ लीजिएगा दोस्त कि प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगला चित्र है एरो, ये बता रहा है अब आगे बढ़ना है। अब ये देखो पहले वाले और तीसरे वाले चित्र में देखो अंतर क्या है, कोने का। इसके कोने बड़े शार्प हैं, यानी कि एक आयत बन रहा है, लेकिन इसके कोनों में ना राउंड है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है प्रोसेसिंग स्टेप। आपने गैस ऑन कर दी, दाल ले ली, अब प्रोसेसिंग स्टेप है कि कैसे कितना भाग दाल लेना है, कितना भाग पानी लेना है, कब उबालना है, क्या टेम्परेचर देना है। ठीक है, रेफर डॉक्यूमेंट, भैया कोई भी काम करोगे कहीं से रेफरेंस तो लोगे या हवाबाजी चल रही है। ठीक है, तो ये वाली शेप अगर कहीं भी होगी दैट्स कॉल्ड रेफर डॉक्यूमेंट। और उसके बाद डिसीजन बॉक्स। अब देखो जरा इस चीज को, मैं आपको बोलूं कि भाई तेल लगाने का प्रोसेस समझा रहा हूं कि पार्ट पे ऑयल कैसे लगाते हैं, ध्यान रहे पार्ट पे ऑयल लगाने की बात हो रही है, इससे इंटरेक्ट नहीं करना है कंपनी से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो फ्लो में हम भारतीय तेल लगाने में कहीं और निकल जाते हैं, और आजकल तेल वैसे ही सस्ता बहुत है। ओके, तो आफ्टर प्रोसेसिंग की मैंने बात की है। देखिए आफ्टर क्यूरिंग प्रोसेस मतलब जब पार्ट गर्म हो जाएगा तभी उस पर ऑयल लगेगा। स्टेप क्या दिखा दिया, ऑपरेटर ऑयल को अप्लाई करेगा ब्रश के थ्रू रोटर की सरफेस पे, एक पार्ट है रोटर, ठीक है ना, समझ लेना आराम से। आप शीट मेटल ले लो अगर शीट मेटल कंपनी को। डिसीजन क्या दिया मैंने कि उसकी पूरी सरफेस ना कवर होनी चाहिए। तो दो ही चीज होंगी, या तो होगी या नहीं होगी। इस चीज को बोलते हैं क्लोज कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लोज कम्युनिकेशन, या तो हाँ या ना, तीसरा कोई आंसर नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अपना डिसीजन बॉक्स ऐसे ही बनाना कि या तो हाँ में जवाब आए या ना में जवाब आए। इनकेस दोस्त अगर ना है तो दोबारा ऑयल अप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, बेटी बाप की है कहीं गई थोड़ी है, दोबारा ऑयल अप्लाई कर दो। इनकेस अगर हाँ है तो उसे कूलिंग प्रोसेस में डाल दो। नेक्स्ट, अगले प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर दिया। अब बंदा चेक कैसे करेगा, तो यहाँ पर रेफर डॉक्यूमेंट है भाई, ओवरऑल लगाना है, कहीं लिखा तो होगा एसओपी, सर एसओपी में लिखा है तभी तो हम लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि तेल हमारे घर से नहीं आ रहा तो कहीं भी लगा देंगे, एसओपी में लिखा है, हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट अगला है